इस वीडियो में हम जर्मनी का एकीकरण जो टॉपिक है हमारे विश्व इतिहास में उसकी चर्चा करेंगे। 1815 की वियना कांग्रेस के वास्तुकारों ने जर्मनी का भी एकीकरण नहीं होने दिया। जैसा हम जानते हैं कि इटली के एकीकरण की जब हमने चर्चा की थी तब भी हमने वियना कांग्रेस की बात की थी, और वियना कांग्रेस के जो वास्तुकार थे, जो उसके नीति निर्धारक थे, उन्होंने जानबूझकर इटली का एकीकरण नहीं होने दिया। इसी प्रकार जर्मनी के संदर्भ में भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने जर्मनी का एकीकरण भी नहीं होने दिया। यदि इटली को भौगोलिक शब्द मात्र रखा गया तो इसी प्रकार जर्मनी को भी एक भौगोलिक शब्द मात्र ही इस वियना कांग्रेस के अंतर्गत रखा गया था। वियना कांग्रेस के अंतर्गत जो व्यवस्था स्वीकार की गई थी उसके अंतर्गत 39 जर्मन राज्यों का ऑस्ट्रिया की अध्यक्षता में जर्मन संघ गठित किया गया। 16 जो जर्मन राज्य थे उनका एक राइन संघ फ्रांस के अधीन था, और इसके अतिरिक्त स्लेस्विग और हॉल्स्टीन नामक 2 जर्मन जो राज्य थे वो डेनमार्क के अधीन थे। स्लेस्विग और हॉल्स्टीन ये थे तो यद्यपि जर्मन राज्य, जर्मन भाषी लोग थे यहाँ बड़ी संख्या में, लेकिन ये डेनमार्क के अधीन थे। इस प्रकार वियना कांग्रेस के वास्तुकारों ने जर्मन राष्ट्रवाद का दमन कर दिया। अब सबसे पहले हम उन समस्याओं की, उन बाधाओं की चर्चा करेंगे जो जर्मनी के एकीकरण में उपस्थित थी। सबसे बड़ा जो समस्या थी वो थी ऑस्ट्रिया का विरोध। जब तक ऑस्ट्रिया शक्तिशाली था जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। एकीकरण के सभी प्रयासों का ऑस्ट्रिया ने जमकर विरोध किया। तो ऑस्ट्रिया का जो विरोध था वो जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा था। उसके पश्चात जो अगली बाधा थी वो थी छोटे जर्मन राज्यों की समस्या। लेसर जर्मन स्टेट्स, जो छोटे जर्मन राज्य थे, उनकी भी समस्या थी। छोटे जर्मन राज्यों के शासक अपनी सत्ता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इनके हितों की रक्षा ऑस्ट्रिया के द्वारा ही संभव थी, यानी कि इनको ऑस्ट्रिया भी भड़काता था, और ये लोग जो छोटे जर्मन राज्य थे ये समझते थे कि ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में ही उनके हितों का संरक्षण संभव है, इसलिए छोटे जर्मन राज्य भी जर्मनी के एकीकरण में बाधक थे। तीसरी जो समस्या थी वो थी उदारवादी नेताओं की समस्या। प्रशा की संसद, प्रशा जो स्टेट है इसी के नेतृत्व में, बिस्मार्क और प्रशा के नेतृत्व में, प्रशा राज्य है उसी के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण संभव होगा, आगे चलकर हम देखेंगे। तो प्रशा की संसद में उदारवादी नेताओं का बहुमत था, और ये शासक को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में बाधक थे। जो ये उदारवादी नेता थे ये स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्य करने में शासक के सामने बाधा उत्पन्न करते थे। अगली जो समस्या थी वो थी फ्रेडरिक विलियम फोर्थ की समस्या। और ये फ्रेडरिक विलियम फोर्थ कौन है? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ प्रशा का शासक था। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि ये जो प्रशा जो राज्य है, जर्मन राज्य है, इसी के नेतृत्व में और बिस्मार्क के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण का कार्य संभव होगा। तो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ इस समय प्रशा का शासक था, और इसकी ऑस्ट्रिया का जो शासक था, हैप्सबर्ग वंश, हैप्सबर्ग डायनेस्टी का जो राज्य था ऑस्ट्रिया के ऊपर, उस डायनेस्टी के प्रति इसकी बड़ी सहानुभूति थी। तो जब तक प्रशा का शासक ऑस्ट्रिया के प्रति सहानुभूति रखेगा, इस कार्यक्रम में, जर्मनी के एकीकरण में निश्चित तौर पे बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया तो स्वयं ही सबसे बड़ा बाधक था जर्मनी के एकीकरण में। जर्मनी के एकीकरण में विलियम फर्स्ट की भूमिका, सबसे पहले प्रशा के बिस्मार्क का जो जिक्र है वो तो सबसे महत्वपूर्ण है, वो आगे चल के आएगा। तो सबसे पहले हम जर्मनी के एकीकरण में विलियम फर्स्ट की भूमिका का विवेचन करेंगे। 1858 में, 1858 में फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जो प्रशा का शासक था वो मानसिक रूप से असंतुलित हो गया, यानी उसकी मानसिक दशा खराब हो गई। उसके कारण उसके भाई विलियम फर्स्ट ने प्रशा का शासन संभाला एज ए रीजेंट, यानी रीजेंट के तौर पे। जब चूंकि फ्रेडरिक विलियम फोर्थ मानसिक रूप से असंतुलित हो गया तो उसके भाई विलियम फर्स्ट ने प्रशा का शासन संभाला, और ये वक्त था 1858 सन 1858 में। 1861 में, 1861 में फ्रेडरिक विलियम फोर्थ की मृत्यु हो गई, और उसका भाई विलियम फर्स्ट की उपाधि लेकर सम्राट बन गया। 1858 में तो वो एज ए रीजेंट उसने शासन संभाला था, और 1861 में फ्रेडरिक विलियम फोर्थ की मृत्यु के पश्चात वो स्वयं ही प्रशा का शासक बन गया, विलियम फर्स्ट की उपाधि के साथ में प्रशा का सम्राट बन गया। विलियम फर्स्ट प्रशा की अध्यक्षता में जर्मनी के एकीकरण का कट्टर समर्थक था। जहां इसका भाई ऑस्ट्रिया के प्रति सहानुभूति रखता था, वहीं खुद विलियम फर्स्ट जो था वो खुद भी ये चाहता था कि प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण किया जाना चाहिए। उसकी विशेषता ये थी विलियम फर्स्ट की कि वो सही कार्य करने के लिए सही व्यक्तियों का चुनाव करता था।
वह जानता था कि उसे ऑस्ट्रिया से युद्ध करना होगा, अतः उसने सर्वप्रथम सैन्य सुधार लागू किए, क्योंकि वो जानता था विलियम फेस्टिवल को इस बात को कि जब आगे के चरण में हम बढ़ेंगे या जब प्रसा के नेतृत्व में जब जर्मनी के एकीकरण की समस्या की जो बात आगे बढ़ेगी तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ऑस्ट्रिया की तरफ से उत्पन्न होगी और उसे इस बात को लेकर ऑस्ट्रिया से युद्ध भी करने पड़ेंगे। तो उसने सर्वप्रथम सैन्य सुधार लागू किए। उसने वॉन रून को अपना रक्षा मंत्री नियुक्त किया और वॉन मोल्टके, दो व्यक्तियों के नाम हैं, रक्षा मंत्री नियुक्त किया वॉन रून को और सेनापति नियुक्त किया वॉन मोल्टके को। उसने अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण को 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष का कर दिया गया। जो इससे पहले अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण की जो अवधि 2 वर्ष थी उसे बढ़ाकर उसने 3 वर्ष कर दिया। इसने 39 इन्फेंट्री रेजिमेंट स्थापित की और 10 कैवलरी रेजिमेंट इसने स्थापित की। तो इस प्रकार ये सैन्य सुधार करके उसने प्रसा की सैनिक शक्ति को सक्षम और सुदृढ़ बनाया ताकि वो ऑस्ट्रिया के साथ लोहा ले सके। प्रसा की संसद में उदारवादी नेताओं का बहुमत था। इससे पहले हम जिक्र कर चुके हैं इस चीज़ का, उसकी समस्याओं की। उदारवादी जो नेता थे वो शासक को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सबसे बड़ी बाधक थे। तो प्रसा की संसद में उदारवादी नेताओं का बहुमत था। ये नेता शासक की आंतरिक और विदेश नीति पर नियंत्रण रखना चाहते थे। ये शासक के बजट पर भी नियंत्रण रखना चाहते थे, यानी कि ये पूरी तरह से एक तरीके से रुकावट का काम करते थे शासक के द्वारा कार्य करने में। उदारवादी नेताओं ने ये जो सैन्य सुधार विलियम फर्स्ट ने किए थे इनका भी घोर विरोध किया। 1862 में शासक ने यानी विलियम फर्स्ट ने संसद को भंग कर दिया और पुनः चुनाव करवाए। एक बार पुनः इलेक्शन उसने करवाए, लेकिन फिर से उदारवादी संसद में बहुमत में आ गए। अब विलियम फर्स्ट यानी कि जो शासक था प्रसा का, उसके सामने 3 विकल्प थे। संसद को पुनः भंग कर दे और तानाशाह के रूप में शासन चलाए, एक तो ये विकल्प था। दूसरा विकल्प था कि जो उसने सैन्य सुधार जो लागू किए थे उनको त्याग दे, क्योंकि इनका विरोध उदारवादी नेता कर रहे थे। और तीसरा था कि वो स्वयं ही इस्तीफा दे दे। शासक ने अंतिम विकल्प को चुना, यानी विलियम फर्स्ट पूरा मन बना चुका था कि वो इस्तीफा दे देगा। और इस्तीफा कहते हैं कि उसने लिखकर तैयार भी कर लिया था, लेकिन इस्तीफे को सबमिट करने से पहले उसने सलाह लेने के लिए पेरिस से एक आदमी को बुलाया और इस आदमी ने ये कहते हैं कि उस इस्तीफे को फाड़ दिया और सैन्य सुधार जारी रखने को कहा। उसने एडवाइस दी विलियम फर्स्ट को कि उसे इस्तीफा नहीं देना चाहिए और अपने सैन्य सुधार जारी रखने चाहिए। और जिस आदमी को पेरिस से एक सलाह के लिए विलियम फर्स्ट ने बुलाया था वो कोई और नहीं बल्कि बिस्मार्क था और इसे प्रसा का चांसलर नियुक्त किया गया। मिनिस्टर प्रेसिडेंट, चांसलर प्रसा का नियुक्त किया गया। अब अगली जो महत्वपूर्ण चर्चा हम करेंगे वो है बिस्मार्क की भूमिका जर्मनी के एकीकरण में। और मैं पहले बता चुका हूं कि प्रसा के नेतृत्व में और बिस्मार्क के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण हुआ है। जर्मनी के एकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व अगर कोई वो है तो वो है बिस्मार्क। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को हुआ था। हम कह सकते हैं कि कैसी विडंबना है कि 1 अप्रैल जनवरी मूर्ख दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, उस दिन इतने महान कूटनीतिज्ञ और महान राजनीतिज्ञ का जन्म इस दिन, ये तो परस्पर बड़ी विरोधाभासी बातें ये आती हैं कि 1 अप्रैल 1815 को बिस्मार्क का जन्म हुआ, जो इतना अच्छा कूटनीतिज्ञ और एक अच्छा सुलझा हुआ और दिमागदार राजनीतिज्ञ था। वह शाही और रूढ़िवादी परिवार का था। शिक्षा पूर्ण करने पर वह सिविल सेवा में, जो उसकी सिविल सर्विस जो थी प्रसा की, उसमें भर्ती हो गया, परंतु अनुशासनहीनता के कारण उसे पदमुक्त कर दिया गया। अनुशासनहीनता के कारण उसे पद से हटा दिया गया। 1851 से लेकर 1859 तक वह जर्मन डाइट का सदस्य रहा था। अच्छा, ये जर्मन डाइट क्या थी कि पीछे हम जिक्र कर चुके हैं कि 39 जर्मन राज्यों का एक संघ था जर्मन डाइट के नाम से। ये बड़ा एक ढीला ढाला संघ था। ये राज्य आपस में कोई समझौता नहीं कर सकते थे तो सब के सब जर्मन राज्य ही, क्योंकि ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था इनके ऊपर। तो ये जो जर्मन डाइट थी जिसमें 39 छोटे छोटे जर्मन राज्य थे, एक बड़ा ढीला ढाला संघ था, आपस में कोई समझौता नहीं कर सकते थे और ना ही कोई विदेशी संबंध किसी अन्य विदेशी शक्ति के साथ में कोई संबंध स्थापित कर सकते थे और इन पर ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था। तो 1851 से लेकर 1859 तक बिस्मार्क जर्मन डाइट का सदस्य भी रहा था। और ये जर्मन संघ की जो संसद जो थी, ये 39 जर्मन राज्यों की जो संसद थी वही जर्मन डाइट के नाम से जानी जाती थी, प्रसिद्ध थी। और ये कहाँ पे थी? फ्रैंकफर्ट में। ये फ्रैंकफर्ट में स्थापित थी। 1859 से लेकर 1862 के बीच में बिस्मार्क रूस में प्रसा का राजदूत भी नियुक्त हुआ था। 1862 में इसे राजदूत के रूप में
पेरिस भेज दिया गया था। और हम जान चुके हैं कि अपना इस्तीफा सबमिट करने से पहले विलियम फेस्ट ने पेरिस से जिस व्यक्ति को बुलाया था वो बिस्मार्क ही था। 1862 में 62 में ही इसे राजदूत के रूप में पेरिस नियुक्त किया गया था और 1862 में उसे प्रशा का चांसलर नियुक्त किया गया। और बिस्मार्क भी प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का कट्टर समर्थक था। अब आगे किस प्रकार इसने जर्मनी के एकीकरण की जो विभिन्न चरण हैं उनको पूरा किया, आगे के वीडियोज़ में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे।